नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों, इस समय हम अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा कि आपको विदित है कि हम पूर्व में व्याकरण और काव्यशास्त्र पढ़ चुके हैं दोस्तों, और हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा इस समय चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आज की कक्षा से पूर्व हमने दोस्तों आपके आदिकाल और भक्तिकाल कंप्लीट पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को सब कुछ बढ़िया अच्छा समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और अपने 1 जनवरी से अपनी कक्षाएं हम डिजिटल बोर्ड पर स्थानांतरित कर देंगे, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पूर्व अपनी जो ये कक्षाएं चल रही है यथावत इनका आनंद लें और फ्री में अपना संपूर्ण हिंदी साहित्य का सिलेबस, संपूर्ण व्याकरण, संपूर्ण काव्यशास्त्र और रचनाएं पढ़े दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, रीट मेंस आदि के आधार पर अपना ये सिलेबस चल रहा है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नेट, स्लेट सभी में ये सब अपने सब्जेक्टिव काम आता है। आइए दोस्तों, आज से हमारा रीतिकाल आरंभ होता है। अब हमने आदिकाल भक्तिकाल पढ़ लिया था, आज की कक्षा से रीतिकाल को देखते हैं। तो आइए रीतिकाल पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल जो हम पढ़ चुके हैं। रीतिकाल की समय सीमा 1650 ईस्वी से और 1850, ये 200 वर्षों का समय था मित्रों। 200 वर्षों का समय रीतिकाल का समय था। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। रीति शब्द संस्कृत की रीण धातु में कितिच प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मार्ग। रीति यानी कि मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग या तरीका बतलाया जाता है, उसे ही रीति काव्य कहा जाता है दोस्तों। ऐसा काव्य जिसके लिखने के लिए कोई तरीका, कोई मार्ग, कोई रास्ता बतलाया जाए, वो ही आपके रीति काव्य कहलाता है। सामान्यतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में रचा गया, जिसमें आपके रस है, अलंकार है, छंद है, गुण है, रीति है, या आपके नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हमारे हिंदी में रचा गया, उसे रीति काव्य कहा जाता है। यानी कि ऐसा काव्य जो हमको एक मार्ग, एक रास्ता बताता है कि आप अपने इस काव्य में रसों का प्रयोग, अलंकारों का, छंदों का, गुणों का, रीतियों का, या अपने नायिका भेद आदि के लक्षण ग्रंथों को लिखने के लिए बताएं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना या विशिष्ट रचना पद्धति या विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य हिंदी में, यानी जिस काव्य की रचना हिंदी में की गई, उसे रीति काव्य कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई, उसे रीति काव्य कहा जाता है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कहना था दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से संबोधित किया है दोस्तों। ये दोहरे नाम पद्धति को अपनाने वाले विद्वान थे। इन्होंने उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल के नाम से संबोधित किया इस समय को। अब आता है दोस्तों रीतिकाल का नामकरण। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कालों के नाम को लेकर सबसे अधिक मतभेद आदिकाल को लेकर थे दोस्तों। आदिकाल को लेकर अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए।
उसके बाद भक्ति काल को सबने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। सभी विद्वान एक मत है कि भक्ति काल सही नाम है या पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं, लेकिन उत्तर मध्यकाल और रीति काल को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है इसके नाम को लेकर। तो आइए इसके कुछ प्रचलित नाम देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया दोस्तों। मिस्र बंधु रीति काल को अलंकृत काल के नाम से पुकारते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रीति काल नाम देते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। और राम कुमार वर्मा इसे कला काल कहकर पुकारते हैं। ऐसे कुछ विद्वानों द्वारा रीति काल के जो अलग नाम दिए गए वो हम देख रहे हैं। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जो रसाल है इसे कला काल के नाम से पुकारते हैं, राम कुमार वर्मा के समान ही। जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन इसे दी आर्स पोएटिका के नाम से पुकारते हैं। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र इसे रीति श्रृंगार काल के नाम से पुकारते हैं। ऐसे रीति काल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। और जो मुख्य प्रचलित नाम है उन्हें हमने दोस्तों यहां देखा है कि मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं, शुक्ल इसे रीति काल कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं, और राम कुमार वर्मा तथा रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल कहते हैं। ग्रियर्सन इसे दी आर्ट्स पोएटिका कहते हैं। भगीरथ मिश्र रीति या श्रृंगार काल के नाम से पुकारते हैं। तो विद्वान इसके यानी रीति काल के नाम को लेकर एक मत नहीं थे। इनके द्वारा दिए गए जो अलग अलग नाम हमने यहां देखे दोस्तों, लेकिन सबसे प्रचलित नाम रीति काल ही रहा और इसी को दोस्तों अधिकतर विद्वानों ने माना। रीति काल के उदय के कारण यानी कि हर काल के उदय के कुछ विशेष कारण थे। देशकालिक परिस्थितियां, उसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक जो स्थितियां थी उनके आधार पर उसका उदय हुआ। तो रीति काल के उदय के कारण भी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रीति काल के उदय का मुख्य कारण था आश्रयदाताओं की रुचि। अधिकतर जो कवि लोग थे, विद्वान लोग थे, वो सामाजिक स्थितियों से उब गए थे और जिस आश्रयदाता के आश्रय में वो रहते थे उसी की रुचि को उन्होंने आधार में लेकर रचनाएं लिखी। इसके उदय का कारण मुख्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है आश्रयदाताओं की रुचि के कारण। हजारी प्रसाद द्विवेदी रीति काल के उदय का कारण मानते हैं संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव। रीति काल के उदय का मुख्य कारण द्विवेदी द्वारा बताया गया है संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व उसका प्रभाव होना। डॉक्टर नगेंद्र रीति काल के उदय का कारण मानते हैं जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से निराशा। जीवन की बाहरी अभिव्यक्तियों से कवि लोग निराश हो गए थे और वो आत्म केंद्रित होकर या राज केंद्रित होकर रचनाएं लिखते थे। इस वजह से रीति काल का उदय हुआ। तो इस प्रकार प्रमुख विद्वानों द्वारा ये कुछ विचार, कुछ मत रीति काल के उदय के लिए दिए गए दोस्तों। अब रीति काल के पतन के कारण, जैसा कि हम सबको पता है कि रीति काल का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे छोटा समय दोस्तों, ये 200 वर्षों का ही समय माना जाता है। तो रीति काल के पतन के कारण काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, रीतिकालीन कवियों ने जो काव्य लिखा वो स्वांत सुखाय लिखा, अपने आप को खुश करना या राजा की इच्छा के अनुसार लिखा। उन्होंने लोक मंगल की भावना को ध्यान में नहीं लिया। जो रचनाएं लिखी उससे समाज वर्जित था। इस वजह से भी रीति काल का पतन हो गया दोस्तों। चमत्कार की अतिशयता, इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनमें चमत्कारिता प्रदर्शित करना ही कवि का या आचार्य का मूल उद्देश्य हो गया था। और अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारिकता, रीतिकालीन काव्य में अत्यधिक श्रृंगारिकता भी मिलती है और उसमें अत्यधिक उन्होंने रसिकता का भाव भी जोड़ दिया था दोस्तों। तो रीति काल के पतन के ये मुख्य 3 कारण हैं। काव्य में लोकमंगल की भावना का अभाव,
चमत्कार की अतिशयता, अत्यधिक रसिकता व श्रृंगारिकता। अब आते हैं रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण। दोस्तों रीतिकालीन काव्य को विद्वानों द्वारा, देखो हर काल को समझने के लिए विद्वानों ने उसे कुछ वर्गों में अलग अलग विभाजित किया है। जैसे आदि काल को भी 3 पार्टों में बांटा है, वैसे ही भक्ति काल को भी 4 भागों में बांटा है, और उसी प्रकार अपने रीति काल को भी विद्वानों द्वारा 3 भागों में अलग अलग बांटा है। जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। उसी क्रम में यहां हम इनसे डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों। एक एक काव्य धारा के साथ उसके प्रमुख कवियों को देखते हैं, जिससे कि वो हमें स्पष्टतः समझ में आए। तो पहली काव्य धारा थी रीतिकाल की, पहला वर्गीकरण था रीतिबद्ध काव्य धारा। इसके तहत वो कवि आते हैं जो रीतियों से बंधकर काव्य रचना करते थे। रीतिबद्ध काव्य वह काव्य है जो रीति निरूपक के रूप में लिखा गया हो। रीतिबद्ध या लक्षणबद्ध काव्य भी इसे कहा जाता है दोस्तों। जो रीतियों के निरूपण के लिए कवियों द्वारा लिखा गया, वो काव्य आपका रीतिबद्ध काव्य था दोस्तों। रीतिबद्ध काव्य की जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं दोस्तों कि रीतिबद्ध काव्य था, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं और इसके कौन कौन से कवि थे, वो हमारा आगे की कक्षा में विषय रहेगा। तो इसकी विशेषताएं, पहली है कवि कर्म और आचार्य कर्म का समन्वय। रीतिबद्ध कवियों ने कवि के कर्म और आचार्य के कर्म को मिलाकर चलने का कार्य किया था। इसमें श्रृंगारिकता का अधिक परिवेश था, श्रृंगारिकता को अधिक महत्व दिया था रीतिबद्ध कवियों ने। सौंदर्य चित्रण इनका मूल ध्येय हो गया था। सौंदर्य का चित्रण करना भी रीतिबद्ध कवियों का कार्य था। अलंकारिकता, अधिक से अधिक रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग करना इनका कार्य था। नारी को उपभोग परक चित्रण, रीतिबद्ध कवियों ने नारी का जो चित्रण किया है वो उपभोग परक किया है, नारी को भोग्या माना है दोस्तों। और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, प्रकृति को एक सहचरी उद्दीप्त करने वाली, जो श्रृंगारिक भावना उसे बढ़ाने वाली के रूप में बताया है दोस्तों। समाज से सर्वथा विमुख कविताएं, रीतिबद्ध कवियों ने समाज से बिल्कुल अलग हटकर, समाज से विमुख होकर रचनाएं लिखी। उनकी रचनाओं में, उनके काव्य में समाज को कोई महत्व नहीं था दोस्तों। पर आश्रयता की भावना, इन कवियों की जितनी भी रचनाएं वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर ही लिखी गई है, इसलिए इनके काव्य में पर आश्रितता का भाव मिलता है दोस्तों। रीतिबद्ध कवियों के साथ राधा कृष्ण सामान्य नायक नायिका, रीतिकाल के कवियों ने राधा और कृष्ण को भी सामान्य धरातल पर लाकर नायक नायिका के समान ही बताया है दोस्तों। भक्ति, नीति और वीर रस तीनों को मिला जुलाकर रीतिबद्ध कवियों ने लिखने का कार्य किया। इन्होंने भक्ति परक, नीति परक और वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी थी दोस्तों। अभिव्यंजना पद्धति, अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने अभिव्यंजना पद्धति का अधिक प्रयोग किया। ब्रज भाषा की प्रधानता, रीतिकाल में मुख्यतः ब्रज भाषा ही प्रधान रही दोस्तों। पूरा रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में ही रचित है। वीर काव्य की रचना, यहां रीतिकाल में भूषण जैसे कवियों ने वीर रस की रचनाएं भी लिखी है दोस्तों। वैसे तो पूरा रीतिकाल श्रृंगार और अलंकार पर ही या रसिक भाव पर ही डिपेंड है, लेकिन कुछ कवियों ने, जैसे भूषण आदि कवियों ने वीर रस की रचनाएं भी रीतिबद्ध काल में लिखी थी। रीतिबद्ध कालीन कवियों ने वीर काव्य की रचनाएं भी लिखी थी दोस्तों। और बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, इस काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य अपने आप के चमत्कारों का प्रदर्शन करना, राजा की अतिशय बड़ाई करना, क्योंकि जिस राजा के, जिस आश्रयदाता के आश्रय में रहकर वो रचनाएं कर रहे हैं, वो जितना प्रभावित होंगे, जितना उनके काव्य से प्रसन्न होंगे, उतना ही उनको पारितोषिक आदि मिलेगा। इस बात को ध्यान में रख के रीतिबद्ध
कालीन कवियों ने अधिकतर ऐसी रचनाएं लिखी जिससे उनके आश्रयदाता अधिक खुश हो और उनको आचार्यत्व पद मिले। तो दोस्तों ये तो था आपके रीतिकाल का आरंभिक बिंदु। अब हम आगामी क्लास में रीतिबद्ध कवियों को, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद है आज की कक्षा आपके सभी के अच्छी समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट से बताएं, मित्रों को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बराबर बना रहे और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।